हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग। आज है कुलम्स लॉ का फोर्थ लेक्चर और आज हम बात करने जा रहे हैं कुलम्स लॉ के और भी सारे बहुत ही मजेदार सवालों पर। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपसे किसी न किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। नीट में पूछे गए हैं, एआईपीएमटी में पूछे गए हैं, सीपीएमटी एग्जाम में पूछे गए हैं, एआई ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज हमने उन्हें लिया है। तो बहुत ही मजेदार सेशन है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए, ज्ञान को बहुत ही विस्तृत तरीके से फैलाना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। और जो बात मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ, आज मैं पहले भी कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और केवल क्लासेस ही नहीं, क्लास से रिलेटेड और भी सारी जानकारियां, आपको स्टडी मटेरियल्स, ये सारी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जा रही हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। तो आप उसे ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए। चलिए आज की क्लास पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस पर और बहुत ही मजा आने वाला है। तो क्लास को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, तुम्हें नए नए टाइप के कुलम्स पे बेस्ड प्रॉब्लम मिलेंगे और बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हमारे सामने है वो है ये। अब देखो, जब तुम क्वेश्चंस को वीडियोस पे पढ़ते हो, केवल मुझसे पढ़ो ये मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़ रहे हो, मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, तो जब कोई भी क्वेश्चन आया करे ना, तो केवल टीचर का मत सुना करो, वीडियो पॉज करो, उस क्वेश्चन को एक बार अपने से पढ़ो। तुम्हारा खुद का स्किल डेवलप होना चाहिए। एग्जाम में आपकी स्किल आपको हेल्प करेगी, टीचर की स्किल आपको हेल्प नहीं करेगी। तो यूट्यूब पे पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं होता है, ऑनलाइन पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि केवल आप जो टीचर समझा रहा है उसी को पढ़ते चले जाओ। खुद से भी हमें समझना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, सर मुझे बता क्या रहे हैं। तो ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। One charge is increased by 10% and the other is reduced by 10%. Then the repulsion at equal distance will be the new force of। देखो कितना मजेदार सवाल है। कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल है, तो चलिए सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स को ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है और एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है। अब कह रहा है कि इन चार्ज पार्टिकल्स पे थोड़े से कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के कारण इस पहले वाले पे जो चार्ज है वो 10% इंक्रीज हो गया है और जो दूसरे वाले पे चार्ज है वो 10% डिक्रीज हो गया। चलो हम अपने माइंड में ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसके पास 100% था। इसके पास क्या था? 100% था। हमें नहीं पता कितना था, वो वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, 100% था ना। इसके पास 100% था। तो अगर 100% था, 10% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा? सर 110% हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। मतलब ऐसे सपोज करो कि अगर 10 कूलम था, तो 10 कूलम का 10% 1 कूलम, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 11 कूलम का 11 कूलम का हो गया। दूसरे वाले पे अगर ये 100% था, तो 100% से 10% डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होने पर कितना हुआ? डिक्रीज होने पे हो गया 90%। आ गया 90%। अब देखो बहुत ही मजेदार, एक डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? कि F2 अपॉन F1, F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 डैश टर्म्स डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2 टर्म। ये Q1 Q2 डैश टर्म क्या थे? जब चार्जेस बदल जाते थे उनके बीच की डिस्टेंस रिमेन सेम रहती थी, सेम रहती थी एट इक्वल डिस्टेंस। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी बदल नहीं रही थी। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। कैसे बताया था? चलो एक बार फिर से उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है F2 का क्या होता है? F2 होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं K लिख सकता हूं। और Q1 Q2 डैश, ये डैश का टर्म है कि जो चार्जेस थे उन चार्जेस में कुछ चेंजेस आ गए हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ गया है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और F1 क्या था? F1 था सर K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही था ना। चलो आगे समझते हैं। तो F2 डिवाइडेड बाई F1 हमने किया था। F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा और K ने K को मार दिया। तो ये क्या बचा? देखो F2 अपॉन में F1
इज इक्वल टू ये बचा है Q2 डैश Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई Q1 एंड Q2। तो अगर सेम डिस्टेंस रहता है लेकिन चार्जेस की वैल्यूज बदल रही है और उनके बीच का फॉर्मूला या फिर फोर्स हमसे पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक्स के एग्जाम्पल में देखते हो अपने रेफरेंस बुक में, तो पहले वो क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज को रख करके आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर नया फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें अपनी स्किल बढ़ानी है। एग्जाम में टाइम लिमिटेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग नहीं होती है ना, तो हमें केवल आंसर सही देना है। तो स्किल वाले फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। चलो, F2 डिवाइड बाई F1, F1 की वैल्यू दे रहा है, F1 की वैल्यू कितना दे रहा है 100 न्यूटन ना, तो यहाँ 100 आप रख दीजिए। चलिए इनकी परसेंटेज वैल्यू रखते हैं ना। परसेंटेज वैल्यू कैसे रखते हैं समझो। ये नया Q1 क्या है, ये 110% है। नया Q1 कितना है 110%। तो आप इसे क्या लिख देंगे 110% ऑफ Q1। और Q2 कितना है, Q2 है 90% ऑफ Q2 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पर Q1 एंड Q2, Q2 का भी 100% और Q1 का भी 100%। मैंने ऐसा क्यों किया है, तो ध्यान से देखिए, ये 100% पहले था, ये कितना हो गया 110%। ये 100% था, ये कितना था 90%। ये 100% ऑफ क्या था Q1 का, तो ये 110% होगा किसका, Q1 का हो गया। ये 100% किसका था, Q2 का था, तो ये 90% किसका हो गया, Q2 का हो गया। यही वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख दी हैं। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना हो गया 110 टाइम्स 100 सॉरी टाइम्स 90 डिवाइड बाई 100 टाइम्स 100 ना, F2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये आपको मिला है देखिए 110 गुणते 90 बटे में 100 गुणते 100। देखिए 100 से 100 यहां पर कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई 11 टाइम्स 9, और 11 टाइम्स 9 कितना होता है 99 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना हो गया 99 न्यूटन हो गया। कितना सिंपल सा सवाल था ना। देखो सवाल से डरना नहीं है, सवाल चाहे इतना बड़ा सभी आपको दे दे, 2 पेज में भर दे, लेकिन सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना है। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं कि जो अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, और जिसे जब मैं आपको बताऊंगा या फिर अगर आप अपना समझ चुके हो तो उसे जब आप लगाओगे तो आपको लगेगा यार ये कितना सिंपल सा सवाल था, कितना सरल सा सवाल पूछा था, लेकिन वहां पर एक छोटी सी स्किल, छोटी सी ट्रिक लगानी जरूरी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, दो ऐसे पॉइंट चार्ज हैं जो ए और बी है। अच्छा पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो मैंने बताया था जब दो चार्जेस इतनी ज्यादा दूरी पे रखी हो कि उनकी साइज उस दूरी के कंपेयर में बहुत छोटी हो, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, बिंदु आवेश या फिर पॉइंट चार्जेस कहते हैं। हैविंग चार्जेस ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू respectively are placed at a certain distance apart and the force acting between them is F। तो दो हमारे पास चार्जेस हैं ए और बी। चलिए चार्ज ड्रॉ करते हैं। एक चार्ज हमारे पास है ये और एक चार्ज है हमारे पास ये। चार्ज ए पर जो वैल्यू है वो है प्लस क्यू की, और चार्ज बी पर जो वैल्यू है वो है माइनस क्यू की। इसे नाम दे दिया गया है ए और इसे नाम दे दिया गया है बी। चलिए आगे समझते हैं। are placed at a certain distance between them if 25% of A का 25% चार्ज किसे दे दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, किसे बी को दे दिया गया है, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा। तो देखो इसे हम नाम दे देते हैं Q1 है और ये इसे नाम दे देते हैं क्या है Q2 है। अब क्या निकालते हैं Q1 और Q2 डैश निकालते हैं। इन पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इन पे जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो यहां पर निकालते हैं, कितना निकालते हैं, ये होगा आपका Q1 डैश, इसे हम कह रहे हैं Q1 डैश और इसे हम कह रहे हैं Q2 डैश। जब Q1 डैश की वैल्यू निकालोगे तो देखो ये 100% ऑफ Q था, इसका 75% किसको दे दिया गया, इसको दे दिया गया। तो सोचिए 100% का 75% आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा,
सॉरी 25% दिया गया है ना, 25% दिया गया है, 75% बचेगा, मैंने 75% बोल दिया था शायद ना। तो 100% का जब 25% आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। तो इसका मतलब इस चार्ज के पास जो वैल्यू बची है वो 75% ऑफ दिस बची है। तो इसको आप 100% शो कर रहे हो, तो इसे आप क्या लिखोगे, इसको लिख दो 75% ऑफ क्यू का मतलब 75 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 0.75 क्यू, या फिर 75 डिवाइड बाई 100 टाइम्स क्यू, और माइनस क्यू, इसको हमने क्या किया, इसकी 25% वैल्यू दे दी है, इसकी क्या की है, 25% वैल्यू दे दी है। तो अगर 25% मिला है तो किसका मिला है, प्लस का मिला है, तो क्या ये भी 75 हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, ये भी 75 वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। चलिए आइए इसे समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इसका 75% मिला है Q1 का, और इसका वैल्यू जब आपको मिलेगा तो ये हो जाएगा 0.75 Q, ये भी हो जाएगा। इस 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75 को आप लिख सकते हैं 3/4, और इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। F2/F1 इज इक्वल टू Q1 डैश टाइम्स Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q1 Q2, यही होता है। 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 75% ऑफ Q1 आप क्यों लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या कह दे रहे हैं, हम इसे कुछ इस तरीके से कह दे रहे हैं, 75% ऑफ Q, या फिर 75 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ Q। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 75 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ Q। चलो F2 डिवाइड बाई F1 की वैल्यू F, Q1 डैश की वैल्यू क्या, 75 डिवाइड बाई 100 टाइम्स Q, और इसकी वैल्यू कितनी, 75 डिवाइड बाई 100 टाइम्स Q डिवाइडेड बाई Q1 की वैल्यू Q, और Q2 की वैल्यू भी Q। तो Q से Q कैंसिल आउट, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये बन गया आपका क्या, 75 डिवाइड बाई 100 टाइम्स 75 डिवाइड बाई 100। इन वैल्यूज को 25 से कट करते हैं, तो जब आप 25 से कट करोगे तो 25 से कट करने पे आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा F2 अपॉन में F1, F1 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, F दी हुई है, कितनी दी हुई है, F दी हुई है। तो F2 अपॉन F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स 3/4। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी F2 डिवाइड बाई F इज इक्वल टू 9/16, और F2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी 9/16 टाइम्स F, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको F2 के लिए। तो अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 9/16 F या 9F/16, जो कि एक राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछ रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस Q, एक माइनस Q का चार्ज पार्टिकल है जो कि मास m है, जिसके पास मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब कैसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस r, किसी r रेडियस पर, अबाउट अ फिक्स्ड चार्ज प्लस Q। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r एंड द टाइम पीरियड इज t। उसका टाइम पीरियड क्या है, t दिया है। उस रेडियस, जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, r दी हुई है, और जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस Q दी हुई है, और जिसके फिक्स चार्ज के अराउंड घूम रहा है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस Q दी गई है। तो एक हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ पे सेंटर में है आपका प्लस Q, और एक माइनस Q चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, r। आपसे क्या पूछ रहा है कि उस जो सर्कल है उसकी रेडियस r और टाइम पीरियड t में आपको एक रिलेशन बनाना है। अच्छा देखो, अगर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की बात याद की होगी तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सबसे पहले तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ, जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और जब ये दोनों बैलेंस होंगे तभी ये
जो आपका पार्टिकल है ये रोटेट कर पाएगा, नहीं तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो वो इसके पास खींचा हुआ चला आएगा, इससे जुड़ जाएगा, इसके चारों तरफ रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा था। कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इन दोनों को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था ना। तो अब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, K टाइम्स Q, दोनों की वैल्यू क्यों है, अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आप दो फॉर्मूले जानते हैं, एक होता है क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ये होता है लीनियर वेलोसिटी के सेंस में, और एक होता है mr ओमेगा स्क्वायर, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। यहां पर टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और ओमेगा का हम रिलेशन जानते हैं टाइम पीरियड से, क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड। तो अच्छा होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला ले, ना करके लीनियर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ले। तो यहां पर हमने फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लगा देंगे फॉर्मूला। चलिए आगे समझते हैं इसको। अब क्या कर सकते हैं आप, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, और ओमेगा, इन्हीं दोनों को रिलेट करना है, और ओमेगा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड। ये आ जाएगा k टाइम्स Q1 Q2, जहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, Q स्क्वायर हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर हो जाएगी, Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम आर, ओमेगा की जगह पे आप क्या रख देंगे, 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखिए क्या ये जो फॉर्म, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब अपसाइलन नॉट के टर्म में दिए गए हैं क्या, हाँ सर अपसाइलन नॉट के टर्म में दिए गए। तो अगर अपसाइलन नॉट के टर्म में दिए गए हैं तो इसे हमें किस में चेंज कर देना चाहिए, के की वैल्यू को अपसाइलन नॉट के टर्म में चेंज कर देना चाहिए। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, के टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इधर वैल्यू मिल रही है एम आर 2 पाई अपॉन में टी का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई आपकी एम आर, और ये हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि टी को ले आ दे रहे हैं लेफ्ट साइड, और आर को ले आ दे रहे हैं राइट साइड। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे टर्म को राइट साइड ले आइए, ये हो जाएगा एम आर की पावर 3 4 पाई स्क्वायर टाइम्स, आपको r की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप r को उधर भेजिए और बाकी सारे टर्म को इधर रहने दीजिए ना, हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आप क्या कह देंगे, टी स्क्वायर टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट टाइम्स एम आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स आर, ऐसा ही आएगा। अभी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये 4 पाई स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा, 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट, और ये आर यहां पर नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, टाइम्स एम इज इक्वल टू R3। तो आर क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिल गई, आर क्यूब की वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 टाइम्स पाई क्यूब अपसाइलन नॉट टाइम्स एम। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा क्यूबिक रूट, यहां पर आ जाएगा क्या आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट टाइम्स एम। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए आर क्यूब के टर्म में दे रहा है ना, आर क्यूब का एक यही टर्म दे रहा है कि आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यू। अब यहाँ पर दो अलग अलग चार्जेस दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज सेम था, ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रहा है 16 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट एम टाइम्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक थोड़ा सा ऑप्शन में क्या मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, इसे आपको क्या दे देना चाहिए था, क्यू स्क्वायर दे देना चाहिए था ना। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, बट इसे क्या दे देना चाहिए था, क्यू स्क्वायर। ये ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है कि टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L। तो हमारे पास क्या है, एक ये स्ट्रिंग लेंथ है जिसकी लेंथ क्या है, L है, और इससे दो चार्जेस Q ऐसे लटकाए गए हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ rigid hook the whole setup is taken into a satellite where there is no gravity। जब कोई ग्रेविटी नहीं होती है वहां पर इस पूरे सिस्टम को ले जाया जा रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल को किसी स्ट्रिंग से लटकाया गया है और उस सेटअप को सैटेलाइट पे ले जाया जा रहा है जहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, ये जो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हैंग करते हो, लटकाते हो, तो वो नीचे क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है? तो उसका लॉजिकली एक कारण होता है कि सर ग्रेविटी है इसलिए वो नीचे आ रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो नीचे नहीं आना चाहिए ना। थोड़ा सोचिए इस बात को। जैसे ही हम पार्टिकल को जहां पे छोड़ेंगे वो वहीं पे रह जाएगा। अगर स्ट्रिंग टेढ़ी थी, रस्सी टेढ़ी थी, तो टेढ़ी रह जाएगी। हम रस्सी भी छोड़ देंगे तो भी ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। और अगर वहां पर कोई दूसरा फोर्स आता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल या अट्रैक्ट करने लगेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो अगर ये दो चार्ज पार्टिकल ऐसे हैं, ये इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का। ग्रेविटी नहीं होती तो ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करेंगे और सीधे हो जाएंगे। ग्रेविटी नहीं होगी तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करेंगे और क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे ना। चलो, अब हमसे क्या कह रहा है, द टू बॉल्स आर नाउ हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। तो द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है। अरे भाई, वो टेंशन तो फोर्स के बराबर ही हो जाएगा ना। दोनों स्ट्रिंग ऐसे सीधी हो जाएगी तो स्ट्रिंग के जो टेंशन है सेम है, और वो टेंशन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा L प्लस L, दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q टाइम्स Q डिवाइड बाई 2L का स्क्वायर, और 2L का स्क्वायर क्या होता है आपका 4L स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4L स्क्वायर। 4 से 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल सा था लॉजिक ना। बस एक छोटा सा लॉजिक हमें समझना था कि अगर ये स्पेस में होगी जहां पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ना होने के कारण इसको कैसा हो जाना चाहिए, ऐसे सीधे हो जाना चाहिए। ये लटकी नहीं होगी। अब लटकने के बजाय क्या हो जाएगी, क्योंकि रिपेल कर रही है और ग्रेविटी नहीं है। नीचे आने का कारण ही क्या था, ग्रेविटी। नीचे ही नहीं आ रही है तो ग्रेविटी नहीं, और ग्रेविटी नहीं होगी तो सीधी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सीबीएसई एआईपीएम टीम पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस, हमारे पास कैसे हैं, दो आयन है, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू, दोनों ही कैसा चार्ज रखना है, क्यू का चार्ज रखना, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी। इफ द फोर्स एफ इज द रिपल्सन बिटवीन देम, then the number of the electrons missing from each ion will be। सोचो अब हमें क्या करना है, दो लॉजिक को ऐड करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ऐड करना है और कुलम्स फोर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आता है, Q इज इक्वल टू एन ई। यही n हमसे पूछ रहा है कि n क्या होगा। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, दोनों पे चार्ज क्या है, स्मॉल q है। तो फॉर्मूला लगाइए, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चारों ऑप्शन मुझे लग गए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में हैं। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, Q टाइम्स Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। हमें आपको क्या बताना है, n की वैल्यू। तो Q बराबर क्या रख दिया जाए, n ही रख दिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा n स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। n को टर्म को छोड़ दो और बाकी सारे टर्म को इधर ले आओ। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F टाइम्स R स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी विद इन रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो कौन सा है, विद इन रूट ऑफ, ऑप्शन 1 और 4 तो हो ही नहीं सकते।
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। यहाँ पर जो डिस्टेंस दी गई थी वो डी दी गई थी, हम लोगों ने आर ही सपोज करके रखा है। यहाँ पर ये डी दी हुई है, ये क्या दी हुई है, डी दी हुई है। तो जब आप इसे रखेंगे तो आपको थर्ड वाला राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है इस स्लाइड में ग्राफ से रिलेटेड। अब हमसे पूछ रहा है कि द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन डी। तो देखो आपको पता है ना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर। देखो ये वाला जो ग्राफ दे रहा है ये है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डी के, यहां पर है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यहां पर क्या है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और यहां पर होगा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। छोटे छोटे वीडियोस ही मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि आप चीजों को बहुत ही आसानी के साथ समझो, कोई प्रेशर ना हो आपके पास, और छोटे छोटे वीडियोस से आप अच्छे तरीके से सीख सको। तो आज की क्लास के लिए मैंने केवल इतने ही क्वेश्चंस ऐड किए थे और हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सीखा।